हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। हिंदी का एक और नया मॉडल पेपर आप सभी के सामने हाजिर है। अच्छे से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरा पेपर हल करके लेकर आए हैं, साथ में पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा देंगे। आइए शुरुआत करते हैं और बहुविकल्पीय क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म हुआ था 1806 में, 1907 में, 1906 में या फिर 1920 में। इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा 1906 में। 1906 में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म हुआ था और ये सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट है वाग्धारा निबंध संग्रह के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वाग्धारा निबंध संग्रह के लेखक जो हैं वो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है गिरजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था 1909 में, 1917 में, 1919 में या फिर 1924 में। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा 1919 में। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब उनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस जनपद में हुआ था, बलिया, देवरिया, गाजीपुर या फिर प्रतापगढ़। तो सही जवाब इसमें बलिया हो जाएगा। बलिया में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वसुधा नामक पत्रिका का संपादक का नाम बताइए। रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, हरिशंकर परसाई या फिर महादेवी वर्मा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वसुधा जो है यह हरिशंकर परसाई, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दूसरा, इसके बाद आता है आप यहाँ पे देख पाएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में मुख्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है, 5, 7, 4 या फिर 6। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। 4 कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के बारे में आप सुने होंगे, पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है संध्या गीत काव्य संकलन रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो उसमें सही जवाब का हो जाएगा महादेवी वर्मा हो जाएगा। 1936 में संध्या गीत जो है प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 में, 1870 में, 1907 में या फिर 1922 में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हो जाएगा 1850 में। इनका जन्म हुआ था काशी वाराणसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त का जन्म किस जनपद में हुआ था, मैनपुरी, अलीगढ़, इटावा और झांसी। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है ये हुआ था, इनका जवाब हो जाएगा झांसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे अजातशत्रु नाटक के लेखक है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अजातशत्रु के जो नाटक हैं वो इसमें जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 10। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो आपके गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिलेगा गद्यांश से संबंधित। इसके लिए 10 अंक आपको मिलेंगे। यहाँ पे संदर्भ सहित जो है उसका कुछ प्रश्न होते हैं, उसका उत्तर आपको देना होता है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो है प्रश्न देखने को मिल जाएगा। पहले गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या आ जाएगा, फिर कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जिसको छांट के आपको उसमें से लिखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है इसको आप पढ़ेंगे और किससे किस चैप्टर से लिया गया है ये आपको यहाँ पे पता करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उसका उत्तर मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। प्रस्तुत गद्यांश जो है ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित है और ये भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। तो इसकी पहचान जो है यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको भाषा जो शब्द है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो भाषा शब्द जो है या फिर आधुनिक शब्द भी आपको दिखाई देगा। तो सबसे बड़ी पहचान इसकी भाषा हो जाएगी। इसके आधार पे आप जो है पहचान सकते हैं कि भाषा और आधुनिकता शब्द से लिया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की अगर कोई व्याख्या नहीं आती तो सेम तो आप उसे उतार देंगे उसी तरह से। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, कह रहा है कि किसी लेखक की रचना में मौलिकता का बड़ा प्रमाण क्या है। तो यहाँ पे जो उत्तर है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है रचना में नित्य नूतन यानी नयापन का ही लेखक मौलिकता का सबसे जो है बड़ा प्रमाण मानते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ये इसमें आपको गद्यांश में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नित्य नूतन लिखा गया है ना, यही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो आप इसको पीडीएफ के रूप में जब पाएंगे तो आप इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे।
इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि जो पंक्ति है उसमें आशय उसका क्या है, तो उसमें लिखेंगे इसका अर्थ है भाषा वह एकमात्र शक्तिशाली माध्यम है जो अपने समय की सोच भावनाओं परिवर्तन की पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है। तो इसका आशय आपको बताना है, उस प्रकार से आप ले सकते हैं। नहीं आता तो वही आप छांट के उसमें से लिख दीजिए, ठीक है। फिर अगला यहाँ पे है कि समाज की अस्वीकृति क्या है, तो उसमें जिस रचना में नवीनतम नवीनतम यानी नूतनता नहीं होती है, वह सुंदर निरमणीय नहीं होती है, उसे समाज स्वीकार नहीं करता। तो ये आंसर आपको ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अथवा करके देता है, अथवा में से दोनों में से कोई आपको एक करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला है वह अपूर्व था। ऐसे से आपको यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा किस चैप्टर से लिया गया है। तो इसका जो चैप्टर है वो है यहाँ पे अशोक के फूल से लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसके लेखक हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस पहचान सकते हैं, यहाँ पे सेंटेंस अशोक लिखा गया है, ठीक है। और इसमें आपको कुछ फूल से संबंधित कुछ ऐसा चीज दिखाई देगा, या फिर जो है अशोक नाम आपको दिखाई देगा। यहाँ पे फूलता फूल, कोमल, ये सब दिखाई देगा। तो आप इसे पहचान सकते हैं कि ये अशोक के फूल से लिया गया है। अगला इसके बाद क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो व्याख्या आप कर सकते हैं, सिंपल है। फिर यहाँ पे तीसरा है कि संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया था, तो यहाँ पे देखिए ऊपर कालिदास का नाम लिखा होगा। यहाँ पे देखिए सम्मान किससे मिला था, कालिदास से मिला था। तो आप इस प्रकार से आंसर छांट के ले सकते हैं। इन सब का उत्तर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे जो है उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कालिदास से जो है उनको सम्मान मिला था। अगला प्रश्न है अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक का क्या विचार था, तो आप उसमें से छांट के विचार लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है सेंटेंस लिखा गया है, आप इसे एक बार देख सकते हैं कि लेखक के अनुसार प्राचीन काल में यह विश्वास प्रचलित था कि अशोक का वृक्ष तभी फूलता है जब सुंदर स्त्रियां अपने नुपुरयुक्त चरणों से उस पर कोमल आघात करती हैं। साथ ही लेखक ने इसे कामदेव यानी मनोजन्मा देवता के प्रभाव पे जोड़ा है, जिसके एक इशारे पर यह वृक्ष कंधे से जो है फूलों से लद जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पे कुछ शब्द के अर्थ आपको बतानी होती है, जैसे आंशिक जानकारी। आंशिक जानकारी का मतलब झंझनाहट पैदा करने वाला या मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाला हो जाएगा। इसके बाद है कर्णावंतस में कान का आभूषण या फिर कान में पहनने वाला जो फूल है या आभूषण टाइप का, उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे शुरुआत होता है आपका पद्यांश से संबंधित रहेगा, ये भी 10 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पद्यांश लिखा रहेगा। इसका भी संदर्भ अगर आपको लिखना पड़ता है तो आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको संदर्भ देखने को मिल जाएगा। जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गंगा अवतरण शीर्षक काव्य से अवतरित लिया गया है। इसके रचयिता ब्रज भाषा कवि के जगन्नाथ दस रत्नाकर हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपका जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश में गंगा जी कहाँ से निकलती हैं, तो गंगा जी निकलती हैं प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी, तो व्याख्या आप कर सकते हैं। कवि रत्नाकर जी का वर्णन करते हैं, जैसे ही गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, उनकी धारा अत्यंत तीव्र वेग के साथ आकाश मंडल को चीरती हुई आगे बढ़ी। गंगा की इस अपार धारा की वेग इतना प्रचंड था कि वह मार्ग में आने वाले वायु को भी विदीर्ण यानी फाड़ती हुई चीरती हुई आगे दौड़ रही थी। उनके उतरने से उत्पन्न भयानक शब्द और धमक में तीनों लोग पाताल पृथ्वी और आकाश भयभीत तो उठे। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन है कि त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो त्रिभुवन में तीन भवनों का समूह यानी इसमें द्विगु समास है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कह रहा कि महावेद मिली मनहूं एक संग ही सब गर्जे में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे जो है अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन अथवा करके दिया रहता है, दोनों में से कोई आपको एक करना होगा। तो यहाँ पे ये सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, जैसे कि पहले कवि का नाम और यहाँ पे कविता ये आपको बताना रहेगा। फिर यह कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, इनका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कविता का जो नाम है वो बापू के प्रति है और कवि का नाम सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो खा वाला क्वेश्चन है, अधिकांश मानव संसार में आकर इसकी खोज में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे है कुछ शब्द यहाँ पे के अर्थ आपको बताने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मनोज यानी कामदेव, इसका शाब्दिक अर्थ है मन में जन्म लेने वाला, ठीक है। अगला है स्पर्धा यानी होड़ या प्रतियोगिता, एक दूसरे से आगे निकलने की भावना, जिसे हम
स्पर्धा या होड़ के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे इस पद्यांश में कवि ने प्रसंग का वर्णन किया है, तो किस प्रकार से किया है इसमें लिखेंगे। इस पद्यांश में कवि ने महात्मा गांधी के महान व्यक्तित्व और उनके मानवतावादी कार्य का वर्णन किया है। कवि ने बताया है कि जहाँ सामान्य मनुष्य केवल स्वार्थ और भौतिकता में लिप्त रहता है, वहीं बापू ने मानवता के पशुता से ऊपर उठकर सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया था। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको पीडीएफ मिलेगा तो उसे बार पढ़ लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है, सबसे जो पॉपुलर है वो जीवन परिचय आता है। आर्ट वाले में जीवन परिचय लिखना होता है, साइंस वाले में साहित्यिक परिचय लिखना होता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद कृतियां लिखनी होती है, तो 3 नंबर आपको मिलेंगे जीवन परिचय के लिए, प्लस 2 नंबर कृतियों के लिए मिलेंगे। 5 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। 80 शब्द आपके पास रहेंगे। एक पेज में पूरा का पूरा आपको जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कौन कौन से जीवन परिचय आ सकते हैं। पॉपुलर जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे जीवन परिचय आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर इसके बाद कवि का जीवन परिचय आएगा, इसका भी जीवन परिचय लिखना रहेगा आपको, और कृतियां लिखनी रहती है, जैसे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंद पंत। इसमें से कोई आपको तैयार होगा, अगर नहीं तैयार है तो तैयार कर लीजिए, कोई कोई आपको इसमें से आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है कहानी से संबंधित, आपको यहाँ पे जैसे खून का रिश्ता है, ध्रुव यात्रा है, या फिर लाठी है, या फिर बहादुर जैसे कहानी आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है सेक्शन नंबर 7, जो कि स्वपठित खंड काव्य से आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। इसको भी एक पेज में आप लिखेंगे, 80 शब्द रहेंगे, 5 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। तो आपके जिले में जो चलता हो आप इसको अच्छे से तैयार करके अपना प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे शुरुआत होता है खंड खा का, जिसमें आपको संस्कृत पोर्शन देखने को मिलेगा। संस्कृत में जैसे कि यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसका संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो संस्कृत में जो है जब इसका संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है, 2 नंबर मिलेगा, प्लस जब अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा। टोटल 7 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। तो आइए इसका जो है हिंदी में अनुवाद देखते हैं कैसे लिखेंगे आप लोग। चलिए संदर्भ देख लीजिए। संदर्भ में संस्कृत प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दीर्घदशिका के खंड के संस्कृत भाषा एवं महत्तम पाठ से अवतरित लिया गया है। अब जो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है, इसका अनुवाद यहाँ पे लिखा गया, आप इसे एक बार देख सकते हैं। अनुवाद में इसमें लिखेंगे, यह भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्य के मन को पवित्र करने वाले, श्रेष्ठ भाव को उत्पन्न करने वाले, शब्द समूह को जन्म देने वाले देववाड़ी संस्कृत सुशोभित है। वर्तमान के समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। हमारा रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण, अन्य महाकाव्य, नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। इस प्रकार से इनको आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अथवा करके दिया रहता है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे सेंटेंस जैसे दिखाई देगा तो आपको पहचानना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दीर्घदशिका के खंड काव्य के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। यहाँ देखिए महामना लिखा गया है, तो आप पहचान सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें अनुवाद लिखेंगे कि महामना यानी मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहीं शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव ही था, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर इस श्लोक का आएगा, यहाँ पे आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, अनुवाद लिखना पड़ेगा। तो इस श्लोक में इस प्रकार से यहाँ पे श्लोक दिया गया है, जैसे कि प्रत्येक श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत दीर्घदशिका के खंड काव्य निरपत्य दिलीप पाठ से लिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। फिर व्याख्या में आप यहाँ पे लिखेंगे कि इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने राजा दिलीप के तुलना सूर्य से की है। जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी से जल सोखता है ताकि वह बाद में बादल के रूप में उस जल को 1000 गुना बढ़ाकर वर्षा के माध्यम से पुनः धरती को लौटा सके, उसी प्रकार आदर्श राजा प्रजा से कर लेकर केवल इसीलिए लेते हैं कर कि ताकि वह विकास और सुरक्षा के रूप में कई गुना बढ़ाकर जो है प्रजा के वापस कर सकें। अच्छे सेंटेंस लिखे गए हैं, अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अथवा करके दिया है, दोनों में से कोई आपको एक करना होगा। पहले यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दीर्घदशिका के सुभाष रतनानी पाठ से अवधृत है। आगे यहाँ पे इसका अनुवाद लिखेंगे।
इसमें हिंदी में अनुवाद लिखेंगे कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो और सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जैसे ऊपर से दूध मुख वाले लेकिन भीतर से विष भरे घड़े के छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से उनको त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 2+2 4 नंबर में रहेगा। इसमें 2 क्वेश्चन लिखना होगा संस्कृत का। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जैसे लिख रहा है एक विद्यार्थी किम तज्जेत, तो यहाँ पे जो किम है ये सेंटेंस हट जाएगा, इसकी जगह पे दूसरा सेंटेंस आ जाएगा। अगर आपको नहीं याद रहेगा तो संस्कृत वाले पोर्शन में कोई एक शब्द उठाना और यहाँ पे छाप देना, बाकी सब आपका सेम रहेगा। विद्यार्थी इसकी जगह हटा के कोई दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, फिर तज्जेत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। छोड़कर मत आइएगा, कुछ ना कुछ लिखकर जरूर आइएगा दोस्तों, बस पूरा नंबर आपको मिलेगा। आगे यहाँ पे है व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आएगा, जैसे कि हास्य अथवा करोड़ के लक्षण उदाहरण बताइए। दोनों में से कोई एक करना होगा, 2 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। फिर इसके बाद अलंकार रहेगा, अलंकार में से दोनों में से कोई एक करना रहेगा, 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। फिर इसके बाद छंद रहेगा, इसमें से दोनों में से कोई एक करना होगा। आइए इसका उत्तर देखते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। पहले बात करते हैं हास्य रस की, तो यहाँ पे हास्य रस जो है इसमें लिखेंगे लक्षण। इसमें लिखेंगे किसी व्यक्ति की विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, वाणी या फिर चेष्टाओं को देखकर हृदय में जो हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वह विभाव, अनुभव और संचारी भाव के पुष्ट होकर हास्य रस कहलाता है। उदाहरण के तौर पे इसमें लिख सकते हैं कि हाथी जैसा देह है गंडे जैसी खाल, हाथी जैसा देह है गंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे जैसी गाल। तो ऐसे आप ये लिख सकते हैं, बढ़िया आपको बढ़िया मजा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अथवा करके दिया रहता है, जो करुण रस है उसके बारे में भी देख लेते हैं किस प्रकार से आप लिखेंगे। अपने प्रिय व्यक्ति के विनाश, इष्ट के वियोग या किसी बड़ा हानि होने पर हृदय में जो शोक और नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। जैसे जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपने लाश बिछा दी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बड़ी अच्छी यहाँ पे सेंटेंस लिखे गए हैं। आगे इसमें अलंकार की बात करें तो अलंकार में जैसे कि उपमा अलंकार है, तो लोग उपमा अलंकार में पहले परिभाषा लिखेंगे। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से समान गुण, धर्म या स्वरूप के आधार पर की जाती तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पी पर पात सरिस मन डोला, यानी यहाँ पे मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं अथवा करके रूपक अलंकार में से दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित यानी अभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय या फिर उपमान का एक ही मान लिया जाता है, तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण में चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ चरणों को ही कमल जो है मान लिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद छंद आपका आएगा यहाँ पे, जैसे सोठा छंद है तो उसमें परिभाषा में लिखेंगे यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। यह दोहा के ठीक उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के तौर पे इसमें लिखेंगे जो सुमृत सिद्ध होए, गणनायक करिवर वदन, करहूं अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इस प्रकार से उदाहरण आप लिख सकते हैं और आप परिभाषा भी समझ सकते हैं। इसके बाद अगला जो अथवा करके दिया है, दोनों में से कोई करना है, मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं। परिभाषा लिखेंगे एक विषम मात्रिक छंद है जो दोहा और रोला के मेल से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक प्रथम 2 और अंतिम 4 रोला होते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें जिस शब्द से शुरू होता है उसी पर समाप्त होता है। जैसे साईं बैरे न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनती पैरिया यज्ञ करावन हार। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं अच्छे सेंटेंस में। इसके बाद तो अगला क्वेश्चन आता है जो सबसे पॉपुलर है, वो भैया निबंध है। निबंध में कम से कम 3 से 4 पेज में आपको लिखना है निबंध। कुछ इस प्रकार से निबंध आपके पेपर में आ सकते हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण समस्या समाधान बहुत पूछा जाता है। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो क्या करता है, इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। कबीर के समाज सुधार के बारे में आ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बारे में आ सकता है। करंट का है तो ये पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे आप तो तैयार कर लेंगे, 3 से 4 में आपको पेज में लिखना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, संधि विच्छेद करना रहेगा। संधि विच्छेद जो है आपको उसमें बताना होगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन टिक करना होगा। फिर यहाँ पे जैसे इसका दिया है इसमें आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। इसमें जो है कौन सी संधि है, संधि आपको बतानी होगी।
ठीक है। इसके बाद जो है नीचे यहाँ समास आपको बताना होगा विग्रह करके, इसमें से कोई एक समास आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे अजीनम, महादेव या त्रिनेत्र का, इसमें से कोई आप एक लिख सकते हैं। फिर 13 नंबर क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको किसी एक शब्द का धातु बताना है और उसका प्रत्यय बताना है। जैसे पठनीय है, कौन धातु है, स्थितवा है, उसमें कौन सा धातु है, प्रत्यय ही आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। आगे यहाँ पे है नेक्स्ट, जैसे कि इनमें से किसी एक का शब्द का प्रत्यय बताना है, एक का जो है शब्द का प्रत्यय बताना है, उसमें आपको तीनों में से कोई एक का प्रत्यय बताना है, ठीक है। आगे इसमें जो है नेक्स्ट इसमें है कि एक विभक्ति और संधि का जो है नियम का उल्लेख करना है कि कौन से संधि है और विभक्ति आपको बतानी है। तो आपको यहाँ पे इसका उत्तर देखने को मिल जाएगा, सभी उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसको एक बार देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी यहाँ पे आ जाते हैं अगले सेक्शन पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका यहाँ पे है भैया जो है विषय पर पत्र लेखन आता है। यहाँ पे 3 दिए गए हैं, 3 में से कोई एक करना है। मैं आपको तीनों बता दे रहा हूँ कैसे आप पत्र लिखते हैं, अच्छे नंबर से पूरा अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वाला, विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु आप जिलाधिकारी को पत्र लिख रहे हैं। यानी आप जिलाधिकारी को पत्र कैसे लिखते हैं, चाहे विद्युत व्यवस्था हो या कोई और व्यवस्था सुधारनी हो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेवा में, पहले सेवा में लिखेंगे, फिर यहाँ पे कामा लगाएंगे, सेवा में जिलाधिकारी महोदय, फिर यहाँ पे कामा लगा देंगे, फिर अपने जिले का नाम लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अपना अयोध्या, तो आप यहाँ पे जो भी आपका रहेगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने जिले का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ विषय लिखेंगे, विषय क्या है, विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु प्रार्थना पत्र। तो आप यहीं पे आप यहाँ पे सेंटेंस आपको मिल जाएगा कि विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु प्रार्थना पत्र आप दे रहे हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे इसको सीधा सीधा लिखने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे महोदय, लिखेंगे महोदय में सबने निवेदन है कि, यहाँ तक सेंटेंस रहेगा। फिर इसके बाद जो है जो समस्या रहेगी आपको यहाँ पे लिखना है कि हमारे क्षेत्र में पिछले 1 महीने से बिजली की भारी कटौती हो रही है, मुश्किल से 4-5 घंटे बिजली मिलती है, जिससे छात्रों की पढ़ाई और पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है। अतः आप से विनम्र निवेदन है कि विद्युत विभाग के उचित निर्देश देकर बिजली व्यवस्था को सुधार करवाने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। भवदीय, आपका नाम, क्षेत्रवासी लिख सकते हैं, 18 फरवरी का डेट रहेगा, तो आप यहाँ पे 18 फरवरी का डेट लिख देंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नेक्स्ट है कि स्कूल व्यवस्था सुधारने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक ने DIOs को आपको जो है पत्र लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेवा में, सेम प्रोसेस वैसे ही रहेगा। जिलाधिकारी निरीक्षक, अपने जिले का नाम लिख देना है यहाँ पे। विषय में विद्यालय की अव्यवस्था को जो है सुधारने हेतु आप यहाँ पे पत्र दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे महोदय, मैं आपका ध्यान, अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आबासा भी लिख सकते हैं कि जर्जर हालत की ओर जो है दिलाना चाहता हूँ। विद्यालय में ना तो पीने के साफ पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय स्वच्छ रहता है। प्रयोगशाला का सामान जो भी पुराना हो चुका है, अतः आपसे अनुरोध है महोदय की विद्यालय के निरीक्षण कर आवश्यक सुधार के लिए कराने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी, ठीक है। भावदीय में लिख सकते हैं, आपका नाम हो जाएगा, नाम है आबासा लिख सकते हैं, नाम मत लिखिएगा यहाँ पे, जो भी आपका डेट रहेगा आप यहाँ पे डेट लिख देना। जैसे मान लो 18 फरवरी, तो 18 फरवरी यहाँ पे लिख देना, ठीक है। फिर तीसरा करके यहाँ पे दिया कि खड़ंजा बिछाने हो तो अपने ग्राम प्रधान को आप पत्र लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, सेवा में ग्राम प्रधान महोदय, ऐसे करके। फिर ग्राम प्रधान जो भी ग्राम सभा जो रहेगा आपका, ग्राम सभा जैसे बिंदेखलपुर मेरा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बिंदेखलपुर, आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विषय में लिखेंगे रास्ते पर जो है खड़ंजा बिछाने हो तो प्रार्थना पत्र आप यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे महोदय लिखेंगे, महोदय शिवने निवेदन कि मेरे घर तक आने जाने का रास्ता कच्चा है, बरसात के मौसम में यहाँ भारी कीचड़ हो जाता है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को निकलना दूभर हो जाता है या दुश्वार हो जाता है। अतः जनहित में इस मार्ग पर खड़ंजा यानी ईंटों का रास्ता जो है वो बिछाने की कृपा की जाए, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे भवदीय, आपका नाम, आबासा लिख देंगे, डेट लिख देंगे जिस दिन आपका पेपर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरा पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके मन में डाउट होगा कि भाई PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF के लिए आपको ये नंबर नोट करना पड़ेगा। नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करेंगे, मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा। नंबर है 92 50 26 35 35, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। 92 50 26 35 35, इस पर मैसेज कर देंगे तो PDF आपको अवेलेबल करा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।